राम राम दोस्तों। अरे आप लोग कैसे आ गए? घर पर नहीं हो रही? ऐसे बोल दो ना, याद आ रही थी। चलिए। आज याद नहीं आ रही थी। बातें हो जाए। क्या हम लोग शुरू कर रहे हैं? चलिए। आज हम जो पढ़ेंगे वो है एबीसी और इंटरफेस। एबीसी और इंटरफेस, ये दो क्लासेस हैं और दोनों पर ही एक एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले हेडिंग लगाते हैं एबीसी। आज का टॉपिक कौन सा है? एबीसी। साथ साथ दोहराएगा। एबीसी की फुल फॉर्म, अरे लल्ला जल्दी बैठिए। एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है ना? दो ही कॉन्सेप्ट है, दो ही लाइनें समझनी है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। साथ साथ बोलिए। ऐसी क्लास, ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सीधा सा कंसेप्ट है। एक ऐसी क्लास की कल्पना करो जिसका ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल ही नहीं हो। हम हर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सिवाय एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है? तो ये इस क्लास की पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ऐसी कौन सी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना संभव नहीं है? एब्स्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन है कि साहब किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए कैसे? अभी तक जो हमने बनाना सीखा है, देखो दो ही क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, तो साथ साथ दोहराइए। ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब क्वेश्चन है सर ये बनाते कैसे, इसको बनाने का तरीका क्या है? तो साथ साथ बोलिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, क्लास में एक फंक्शन, एक फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? साथ साथ बोलिए। अगर किसी क्लास में एक भी फंक्शन प्योर वर्चुअल हो गया तो हमारी वो क्लास क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गई तो क्या बनाना संभव नहीं है? ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको कोई भी क्लास है कि सब ये कोई सामान्य क्लास है एप्पल, इसका ऑब्जेक्ट बनाना संभव है? आप कहोगे यस, इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लूं तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए मुझे इसमें क्या डालना जरूरी है? प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या डालना जरूरी है? अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन डालते कैसे है क्या? तो प्योर वर्चुअल फंक्शन समझ लो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। साथ साथ दोहराइएगा। प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर काल्पनिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो आभास देता है, होता नहीं है, बनता नहीं है। बोलो, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, मेमोरी में बनेगा, चलेगा। लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन काल्पनिक है, नहीं बनेगा, तो बॉडी बनाने की जरूरत नहीं। तो बोलो, ऐसा फंक्शन
जिसकी बॉडी इक्वल टू 0 हो वो कहलाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या कहलाएगा? और ये फंक्शन कभी बनेगा नहीं, है ना? बनेगा नहीं। तो ये पूरा का पूरा वास्तव में है या काल्पनिक है? अगर आप किसी भी क्लास में इस तरह की कोई चीज लिख देते हो तो वो बन जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, बोलो वर्चुअल बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? वर्चुअल। ये है उसका लिखने का तरीका, इसे कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या कहते हैं? इसकी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, साथ साथ बोलो। ऐसा फंक्शन जिसकी बॉडी इक्वल टू 0 हो, क्या हो? उसे कौन सा फंक्शन कहते हैं? प्योर वर्चुअल। और किसी भी क्लास में ये लाइन लिख दो तो वो क्लास क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई तो उसका क्या बनाना संभव नहीं है? ऑब्जेक्ट। चलिए एक बार लिखिए, अब मैं आपको ये दिखा देता हूं पूरा का पूरा। हो गई नींद पूरी? रूम में कूलर वूलर नहीं है? रूम के अंदर कूलर वूलर नहीं है क्या? तो वहां जाकर सोया करो, यहाँ क्या सो रहे? जबकि चलो मैं आपको एक रूल बताता हूं। आपको पढ़ते पढ़ते थकान होती कि नहीं होती? होती है। तो एक रूल है बहुत प्यारा, ठीक है? इसे आप लोग कभी सर्च करना, इसे कहते हैं 50-10 रूल। क्या कहते हैं? 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट रेस्ट करो। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट रेस्ट करो। ये उल्टा होता है, 10 मिनट पढ़ते हैं, 50 मिनट। और ये गड़बड़ है। B12 विटामिन की कमी से, हाँ B12 विटामिन आता। हाँ वो ले लो, सही है विटामिन। कोई भी उसे थोड़ी सी थकान वगैरह महसूस नहीं होती। वो उनके लिए है जिनको बेमतलब की नींद आती है, थकान रहती है। क्या कह रहे हो? एग्री? एग्रीगेशन लिखवा दूं? एक लाइन का है, लिखवा देता हूं। एक लाइन का कर सकते हैं। सबने लिख लिया? कभी एग्जाम में आता नहीं है, आता है तो भी आपको करवा देंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABC। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट संभव नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए उसमें एक फंक्शन वर्चुअल होना चाहिए, प्योर वर्चुअल। और प्योर वर्चुअल ऐसे बनाते हैं। तीन ही कंसेप्ट है अभी, तीन ही कंसेप्ट है कि अगर किसी, आपको जो दिख रहा है ये फंक्शन कभी मेमोरी में बनेगा या केवल आभासी फंक्शन है? बॉडी तो है नहीं, बनेगा नहीं। इसे कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर ये किसी क्लास में डाल दिया जाए एक भी,
तो वो पूरी क्लास क्या हो जाती है? एब्स्ट्रैक्ट। फिर उसके ऑब्जेक्ट बनना संभव नहीं है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे एक प्योर वर्चुअल पूरी क्लास को गंदा कर देता है और एब्स्ट्रैक्ट बना देता है। क्या मैं आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं? यही तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। नहीं, अरे वो जावा में होता है, यहां नहीं होता, यहां प्योर होता है। जावा के अंदर होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होते, यहाँ प्योर होते हैं। चलिए, दोस्तों एक बार चेक करते रहना, ठीक है ना? कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रोक देना। iostream.h गलत है क्या? ठीक है, देख लेंगे। कौन io.h? हाँ, गलत क्या है? io स्ट्रीम, ठीक है ना? ठीक। ये है क्लास, नाम रखा है एप्पल, क्या रखा? और ये है वॉइड मेन। क्या है ये? वॉइड मेन। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? सबसे पहले झाड़ू लगा लूं CLR SCR, ताकि आउटपुट में देखने में दिक्कत ना हो। यहां मैं लिखता हूं पब्लिक। आप लोग थोड़ा जूम तो लें थोड़ा, ठीक है? वो लोन मांगते रहते बार बार, लोन दे दो साहब, लोन दे दो। नहीं, ICICI बैंक का था, लोन मांग रहे थे। मांग रहे थे। ये देखो, मेरे बोर्ड पे देख के बताओ, क्या आपको एप्पल क्लास दिख रही है? उसमें कोई फंक्शन दिख रहा है? नाम क्या है फंक्शन का? हेलो। सिंपल सा है। अब ये जो फंक्शन है, ये काल्पनिक फंक्शन है या बनेगा मेमोरी में? बनेगा तो एक बार मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाकर चेक कर लूं। ऑब्जेक्ट ए और A.हेलो, बस यही खेल है सारा। चलिए, तो इसको जब चलाएंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो। शुरुआत मेन से होगी और ये चल जाएगा हेलो। तो ये ऐसी क्लास है। क्या एप्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने? यस। अब मैं यहां पर थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूं। चेंजेस ये कर रहा हूं कि मैं इसकी बॉडी हटा दूं। क्या हटा दूं? इसकी बॉडी हटाकर मैं किसके बराबर कर दूंगा? =0। और आगे मैं क्या, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा? वर्चुअल। क्या लिखूंगा? बोलो। अब ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। तो ना तो हेलो तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि हेलो की बॉडी नहीं है। पर मुझे बताओ, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? एक बार पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कहते हैं। कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एप्पल। ये क्लास अब एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी है, ऑब्जेक्ट बनना संभव नहीं है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का? श्योर? तो 3 ही पॉइंट है। वर्चुअल, प्योर वर्चुअल बनाना आता है, किसी क्लास में ठूस दो, वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये 3 लाइन आपको दिमाग में रखोगे तो एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अब इसमें और क्या क्या आ सकता, क्या क्या नहीं आ सकता, तो ध्यान से सुनना। बोलो। इसमें नॉर्मल फंक्शन आ सकते हैं। अच्छा, हेलो तो पढ़ा है ना, इसको हाई ले लूं मैं? लेकिन आप इसको चला नहीं पाओगे जब तक कि आप इसको क्या नहीं कर लेते हो? इनहेरिट नहीं कर लेते। क्या नहीं कर लेते? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। इसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, तो ये चलाओगे कैसे? चलाने के लिए इनहेरिट करना पड़ेगा। पर आ सकता है, पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे।
ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मना कर रहा है, वो कह रहा है भाई मेथड लिख दो और कल को अगर यूज करना है तो इनहेरिट कर लेना, मैं दे दूंगा आपको। लेकिन लेकिन सोचिए कि इस क्लास के अंदर यहां पर हाई आ सकता है, क्या कोई एरर दे रहा कि नहीं दे रहा? नहीं। अगर मैं यहां लिख दूं दोस्तों एप्पल कंस्ट्रक्टर, क्या लिख दूं मैं? कंस्ट्रक्टर बना लो, तो वो भी आ सकता है, खाली कंस्ट्रक्टर आ सकता है। कल्पना करो बोलो एक ऐसी क्लास जिसमें ना तो कंस्ट्रक्टर आएगा, ना ही डेटा आएगा, ना ही नॉर्मल मेथड आएगा, सारे मेथड प्योर वर्चुअल रहेंगे। ऐसी क्लास को प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे, जिसमें वर्चुअल के अलावा कुछ भी नहीं है। प्योर प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। प्योर एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पर काम करते हैं। अब मैं आपको इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ही चीज है, कोड दोनों का सेम होता है, कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। बस यू समझ लो कि हमें दो चीज पढ़नी है। बोलो एबीसी क्लास, इंटरफेस क्लास। ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट, बताओ क्या एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट पॉसिबल है? पॉसिबल लिखो या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। बोलो जिस तरह से एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, इंटरफेस का भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे? बोलो बोलो साथ साथ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर आ सकता है, इंटरफेस में ये है नॉर्मल मेथड। क्या है ये? बोलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेथड आ सकते हैं, इंटरफेस में नहीं आ सकते। डेटा, बोलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डेटा ले सकते हैं, लेकिन इंटरफेस में डेटा नहीं ले सकते। दिखने में दोनों सेम है, आप लोग देखकर नहीं बता सकते हैं। इसमें बोलो वर्चुअल, प्योर वर्चुअल फंक्शन। बोलो प्योर वर्चुअल फंक्शन। बोलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक क्या होगा? प्योर वर्चुअल। बोलो इंटरफेस में सारे मेथड क्या होंगे? प्योर वर्चुअल। नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता है। क्या इन दोनों को आपने देख लिया? कोड देखकर कोई नहीं कह सकता जब तक मैं इसको पूरा ना लिख दूं। ये देखिए, अभी मुझे देख के बताइए ये एबीसी है या इंटरफेस है? ये इंटरफेस है क्योंकि सबके सब प्योर है। अगर मैं यहां लिख दूं, सपोज करो मैंने यहां लिख दिया है इंटीजर ए, डाटा डाल दिया है। अब बताओ इसको एबीसी बोलोगे या इंटरफेस बोलोगे? एबीसी। हाँ वो अंदर लिख देंगे, वो अंदर लिख देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें मैं डाटा लिख दूं तो बताओ डाटा किस में आना संभव है? एब्स्ट्रैक्ट में आना संभव है या एबीसी में? तो यहां डाटा है, तो आपको सब ये एबीसी क्लास है। इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर प्योर है तो वो इंटरफेस है। ये प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ये आधी एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें आधी चीजें काल्पनिक है, आधी चीजें वास्तविक है। ये वास्तविक में बनेगा, ये कभी नहीं बनेंगे। तो ये प्योर काल्पनिक नहीं है। इंटरफेस प्योर काल्पनिक होता है। तो बताइए इसमें तीन चीजें, बोलो बनेगा काल्पनिक काल्पनिक। बोलो इसमें सब कुछ काल्पनिक, और ये क्या कहलाएगा? इंटरफेस। लिख लो, आपके एग्जाम के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बस की इतना सी चेंज करना है, वहां अलग से कीवर्ड है, यहां कोई कीवर्ड नहीं है, सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम चलेगा। नंबर 2, वहां एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, यहां प्योर वर्चुअल होते हैं, वहां प्योर वर्चुअल नहीं होते। लॉजिक सेम रहता है, उब्स कभी बदलती नहीं है, बस सिंटैक्स छोटी मोटी चीजें बदल देते हैं। कुछ पूछना है लाली?
कौन सा? चलो बाकी लोग लिखो। हाँ, प्रोग्राम एक करवा दूं? ठीक है, छोटा सा करवा देता हूँ बोर्ड पर ही, ताकि हम आपको प्रैक्टिस करवा सकूं। लिख ले क्या? कितने लोगों का बाकी है? ठीक है, लिखो, लिख लो। किसका एग्जाम्पल दूं? एबीसी का दूं या इंटरफेस का दूं, या किसी का भी दे दूं? किसी का भी दे दो। चलो एक प्रोग्राम तो लिखवाना पड़ेगा इसका, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए सिंटेक्स का। एक बार लिख लो, फिर शुरू करते हैं। हो गया? तो बाकी लोग जब तक बोले हैं, ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें कभी कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकता? इंटरफेस। ऐसी कौन सी क्लास में जिसमें कभी भी कोई डाटा नहीं आएगा? ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें कम से कम एक चीज प्योर वर्चुअल हो? एबीसी। ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें सारे के सारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस हो? बस ये शब्द जो आएंगे, ये जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूं, यही एग्जाम की भाषा है। उप्स की प्रॉपर्टी पर मोस्टली कोड नहीं आएगा, कोड आएगा नॉन उप्स पर। कोड हमेशा आता है नॉन उप्स पर। उप्स पर कोड बहुत कम देता है, क्योंकि क्लास क्लास बनाना बहुत लंबा हो जाता है। तो जितने भी उप्स के लॉजिक है, उनकी थ्योरी दिमाग में रखना है। पर मैं आपको कोड इसलिए लिखवाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। ये है क्लास एप्पल। क्या है क्लास? चलिए, ये मैंने लिखा है, सपोज करिए यहां मैंने लिखा है पब्लिक, और यहां मैंने लिखा है वॉइड हाई। पहले मुझे बताइए, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इंटरफेस क्लास है, या नॉर्मल क्लास है? नॉर्मल क्लास है। गुड, ये एक नॉर्मल क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना संभव है। अब बताइए, मैंने जो हरकत करी है, अब बताइए ये क्लास कौन सी क्लास बन गई है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अगर मैंने ये हरकत करी होती, वर्चुअल वॉइड हाई, तो आप इसको क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्या कहते हैं? तो यही फर्क है तीनों में, क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, प्योर वर्चुअल। ये वाला प्योर एब्स्ट्रैक्ट मतलब इंटरफेस क्लास। अब ये करोगे क्या आप इसका? मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट संभव है? नहीं। क्या ये कभी बनेगा? कभी चलेगा?
तो फिर बना ही क्यों रहे हो? क्वेश्चन तो ये है, ठीक है ना? तो मान लीजिए अपन एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कल को अपन लोग शुरू कर ले वापस, अभी तो कुछ टाइम के लिए बंद है वो कंपनी, पर अभी मेरा विचार है कि इस वैकेंसी के बाद में वापस मैं शुरू करूंगा फ्रीलांसिंग। तो मान लो आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग आप में से, कल को मैं आपको एक फोन करता हूं कि यार एक मेथड बनाओ, तो आप उसका नाम क्या रखोगे? आप ये मेथड बना रहे हैं, ये भी मेथड बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, नहीं एप्पल तो क्लास का नाम है, मेथड का नाम क्या रखोगे? अब इन्होंने दीपराज रख दिया और बाकी लोगों ने कंप्यूटर अनुदेशक रख दिया, तो मुझे बताओ ये किस नाम से बनाएंगे, क्या आपको पता चलेगा कभी? तो फिर मैं लास्ट में सबका कोड कैसे मैच करूंगा? आप किसको कॉल करोगे? मान लो आपको कोई कॉलिंग चाहिए कि सर मुझे कॉल करना है, तो आपको तो ये भी नहीं पता कि ये किस नाम से बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ताकि सबको सारे नाम पता रहे, वो ये है कि माना कि मैंने आपको ये बनाकर दे दिया है, प्योर वॉइड हेलो, ठीक है? फिर ये मैं इनको दे दूंगा और यही इंटरफेस मैं इनको दे दूंगा, ठीक है? अब इनको पता है कि उनको किस नाम से बनाना है। बोलो, प्योर वर्चुअल फंक्शन को इनहेरिटेंस के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अब आप जब इसको इनहेरिट करोगे, क्या करोगे? आप चाहे क्लास कुछ भी बना लो, आपने बना ली बनाना, बोलो जैसे ही इनहेरिट करोगे, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बोलो जैसे ही इनहेरिट करोगे ये दोनों चीज कहां आ जाएगी? नीचे। तो नीचे वाली क्लास भी क्या बन जाएगी? प्योर वर्चुअल। बोलो तो प्योर वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बोलो तो इंटरफेस। तो बोलो इनहेरिटेंस की वजह से ये दोनों लाइनें कॉपी होकर कहां पेस्ट हो गई? इसका ऑब्जेक्ट बना नहीं पा रहे थे क्योंकि इसमें प्योर था, प्योर वर्चुअल दिख रहे हैं इसमें। अब ये दोनों नीचे आ गए, तो नीचे वाले का ऑब्जेक्ट बना पाओगे क्या? तो भी नहीं बना पाओगे। तो जब ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे हो तो ये कर क्या रहे हैं हम लोग अभी तक? इसका तो पॉसिबल ही नहीं ऑब्जेक्ट बनाना, ना इसका ना इसका। तो हमारे पास एक तरीका है, वो है अवर राइडिंग। क्या है दोस्तों? अगर मैं उसको अवर राइड कर दूं, देखो बोलो, साथ साथ बोलना हो, एक ही लेता हूं ताकि मेरे डायग्राम में आसानी हो, साथ साथ बोलिए। इनहेरिटेंस की वजह से ऊपर वाली लाइन नीचे आ गई है और ये बनाना क्लास भी क्या बन जाएगी? इंटरफेस। क्या बन जाएगी? इसका भी ऑब्जेक्ट संभव नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, कल मैंने आपको पढ़ाया था ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग में किसका अस्तित्व रहता है? चाइल्ड चलता है या पेरेंट चलता है? चाइल्ड। तो अगर मैं यहां पर बना दूं वॉइड हाई, क्या बना दूं दोस्त? वॉइड हाई बना दो। तो बोलो चाइल्ड का हाई किसको दबा देगा? इसको दबा देगा। इसको क्या कर देगा? ओवर राइड। क्या कर देगा? बोलो ओवर राइड की वजह से इसका अस्तित्व खत्म। अब बताओ ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी या नॉर्मल है? नॉर्मल। अब इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप। इसको मानना जरूरी था, नहीं तो अगर ये जिंदा रहता, ये अगर चलता रहता, तो ये क्लास भी क्या बन जाती? एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस। इसने इसको दबा दिया, इसने इसका अस्तित्व खत्म कर दिया। यही कारण है कि कल को मैं आपको ये दूं तो आपको इस नाम से फंक्शन बनाना जरूरी हो जाएगा। अगर इस नाम से नहीं बनाओगे तो आपकी क्लास भी क्या बन जाएगी? इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसलिए कंपनी वाले क्या करते हैं, जब प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो आपको ये देगा। अब आपकी मजबूरी है कि इसी नाम से बनाओ, नहीं तो फिर ये बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बनने नहीं देगा। तो आपकी मजबूरी है कि आपको इसी नाम से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? और आपका काम आराम से हो जाएगा। जब हम लोग किसी दूसरे कोड को उठाते हैं इंटरनेट से, तो वो कंपनियां हमें कोड जो देती है ना, वो हमें यही देती है, इंटरफेस। बोलो प्रोग्रामिंग में जिसको इंटरफेस कहते हैं,
फालतू के लोग एपीआई बोलते हैं, ये एपीआई है, एपीआई है। आपने सुना कभी? फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कुछ नहीं है लल्ला, एक क्लास दे रहे हैं वो आपको, जिसको आपको बनाना जरूरी है। नहीं बनाओगे एरर देता रहेगा, है ना? तो ये एपीआई है। चलो ये मैं करके दिखा दूं। चलिए करके दिखाते हैं, और मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना, मैं आपके लिए एग्जाम के क्वेश्चन निकलवा दूंगा। पहले एग्जाम क्लियर कर लो, फिर मैं कोडिंग सिखा दूंगा। ठीक है? बैच का नहीं लगाता है, ऐसे सिखाएंगे हम लोग, काल्पनिक रूप से, वर्चुअल कोडिंग। आप वो बेफिक्र छोड़ दो। चलिए मुझे बताओ, ये ऊपर वाली क्लास क्या दिख रही है आपको? क्या ये आपको इंटरफेस दिख रही है? आप एबीसी भी बोलो उसको, बोलो एप्पल क्लास इंटरफेस या एबीसी क्लास है ना भाई? इंटरफेस या एबीसी है। अब मैंने यहां क्या कर लिया, बनाना बनाया, और किसको बुला लिया मैंने? एप्पल को। तो मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं बनाना क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं क्या? सोच समझ के बताइए, कॉपी में मत देखो। क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता ये बताओ। बनाना क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या नॉर्मल है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे है? इसमें तो प्योर वर्चुअल है ही नहीं। लिखा नहीं है पर आ तो गया ना। लिखा नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर आपने लिखा नहीं है पर आ गया है। क्या बोल रहा है ये? कैन नॉट क्रिएट बनाना क्लास का ऑब्जेक्ट। आपने कहा प्योर वर्चुअल लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा पर ऊपर से तो आ गया वो बेचारा। अब मुझे इसको दबाना है, इसका अस्तित्व खत्म करना है, इसको हमेशा के लिए खत्म करना है अस्तित्व, है ना? तो बताइए नीचे क्या करना जरूरी होगा? अवर राइडिंग। क्या करना जरूरी होगा? बोलो। अवर राइडिंग में चाइल्ड के लक्षण पेरेंट के लक्षण को दबा देते हैं। मैंने आपको जैसा कि कल भी एग्जांपल दिया था, हमारे पेरेंट्स से चाहे जितना भी नाम कमाया हो, खराब करने के लिए हम वो काफी है, बस एक काफी है हमारा। तो हमारा जो होंगे लक्षण, वो पेरेंट के जितने भी अच्छे गुण है सबको दबा देगा। तो मुझे ये पेरेंट का जो लक्षण दिख रहा है ना, हेलो नाम का, उसको दबाना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम काम करेंगे। बोलो ऊपर रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। ऊपर नाम क्या है? हेलो। ऊपर पैरामीटर क्या है? कुछ नहीं, बस इसको दबा डालो। और इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, सी आउट, कुछ भी लिख देते हैं, चाइल्ड। चलिए अब मुझे बताइए, मैं साथ साथ बोलो इशारा करते हुए, बोलो हेलो नीचे आया। नीचे कहां, ऊपर चला गया तो बोलो वर्चुअल हेलो नीचे आया, चाइल्ड के हेलो ने दबा दिया। तो अस्तित्व किसका बचा हुआ है? चाइल्ड का हेलो का या वर्चुअल हेलो का? इसका वर्चुअल, इसका अस्तित्व खत्म। अगर ये अस्तित्व खत्म हो गया, यहां पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो बताइए इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि अब ये प्योर वर्चुअल नहीं है, अब इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बन जाएगा तो आपको क्या करना है, चलाकर देख लेना है। हेलो, जब हेलो चलेगा तो हेलो क्या छापने के लिए है? चाइल्ड। आउटपुट देख सकते हैं आप चाहे तो क्या आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया? हाँ, अगर मान लो गलती हो गई तो मुझे बताइए, इस वाले ने क्या ऊपर वाले को दबाया है कि नहीं दबाया है? नहीं दबाया है ना? वो नहीं दबाएगा, सिर्फ उसी नाम का होगा तभी दबाएगा, तभी तो ओवर राइडिंग होती है। ओवर राइडिंग में नाम सेम होना चाहिए। अभी बताइए क्या दोनों का नाम सेम है क्या? नहीं। तो ओवर राइडिंग हो ही नहीं सकती, दबा ही नहीं सकते, और दबा ही नहीं सकते तो बनाना अभी भी क्या है? बनाना भी बन गया इंटरफेस। ये आपको एरर दे देगा, कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना। वो ये कहते भले इसको इंटरफेस है, लेकिन यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है, एक तरह की प्योर एब्स्ट्रैक्ट है। तो मुझे बताइए, क्या इसको, इस व्हाइट वाली लाइन को, इसको दबाना जरूरी था? और दबाने के लिए नाम अलग रखेंगे या सेम? सेम।
ये मजबूरी हो जाएगी आपको इसी नाम से बनाने की, और यही इंडस्ट्री का रूल है। कल को कोई भी आपको कोई क्लास दे उसी नाम से बनाने की जो जो उसमें लिखा हुआ है। कल को फिर मैं आपको काम दे रहा हूं, कल को मुझसे कोई पूछेगा नहीं कि सर आपने जो क्लास भेजी है, इंटरफेस भेजा, उसका करना क्या है, किस नाम से बनाओ। नाम आपको पहले ही पता है कि उसी नाम से बनेगा तभी ये काम करने देगा, नहीं तो काम ही नहीं करने देगा ये कोड। यही इसका मेन मकसद है। ओवर राइडिंग का यूज यही होता है प्रैक्टिकली। लिख लो, छोटू सा कोड है। हाँ बिल्कुल, यही बना के देते हैं यूएमएल में भी। हाँ हाँ सही है, यही बना के देखिए। तो जितनी भी कंपनियां हैं वो ऐसे काम देती है आप लोगों को। मुझे भी जो काम मिलता है ना, उसमें मुझे सिर्फ यही मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इसी को हम लोग एपीआई एपीआई चलाते रहते हैं। जब मैं आपकी जैसा था ना स्टूडेंट, तो मैं कई सालों तक ये सोचता रहा कि ये एपीआई एपीआई है क्या। इंडस्ट्री में ये बहुत सब चलता है एपीआई। फिर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला एपीआई कुछ नहीं है भैया, अपने क्लास ही तो इंटरफेस ही तो है। फिर मैं समझ में, अच्छा यही है क्या। तो एक्चुअली में हमें किताबी ज्ञान में अलग शब्द है और प्रैक्टिकल की दुनिया में अलग शब्द है, इसलिए हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। कभी आपने सुना है स्क्रम होती है, स्क्रम। स्क्रम क्या होती है मैं आपको बताऊं, चाय पर चर्चा। सुबह सुबह सब बैठ के चाय पीते अपन लोग बैठकर, आज क्या करना है, ये होता है। मैं भी कई बार सोचूं, मुझे किसी कंपनी ने बोला कि डू यू हैव नॉलेज अबाउट स्क्रम। मैं भी आप सोचूं ये स्क्रम होता क्या है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो मेरे से रह गई। बाद में पता चला कि जो कंपनियों में मीटिंगें होती है फालतू की, उसको स्क्रम कहते हैं। तो शुरू में ये सब बड़े अटपटे से लगते हैं, बाद में आपको सब ये तो कचरा है। चलिए, तो क्या मैंने इसके ऊपर 1008 लिखा था, नहीं लिखा। मुझे नहीं लगता ये आना चाहिए, पर मुझे ये चीज लगती है ये आएगी। वो है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डायरेक्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। क्या लिखूं डीएमए का मतलब। पूरे कंप्यूटर साइंस में दो बार आता है डीएमए। एक का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और एक का मतलब होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डीएमए डीएमए कहते हैं, वही वो एक ही शब्द है, डीएमए के ही अंदर आता है कंट्रोलर, वाला कुछ नहीं है। वही डीएमए के अंदर ही तो आता है, डीएमए का डीएमए सी। तो मुझे बताओ, कभी आपने, सबने लिख तो लिया ना। हाँ बोलो। नहीं फर्क पड़ता है, पब्लिक ही रहेगा, प्रैक्टिकली पब्लिक ही रहेगा, प्राइवेट नहीं कर सकते आप नीचे जाकर भी। नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं आएगी, वो नहीं लिख पाएंगे। बाकी आपने पूछा मैंने बता दिया, इसको पब्लिक का पब्लिक ही रहने दो। हाँ, और क्या बता, आगे और जा रहा हो दिक्कत आएगी। चलो, अब लिखो डीएमए। क्या लिखो, डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। डीएमए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या कभी आपने पानी पतासे खाए हैं। कौन है जिसने अभी तक नहीं खाए, नहीं खाए। क्यों हो दुनिया में आप बताओ।
है? मिल तो हर जगह है वो। जयपुर में तो मिल रहे हैं, भी खा लेते हैं। कोई खा रहा उसको उठा लेते हैं। चलो पानी पतासे का प्लान देखते हैं, समझ में आ जाएगा। बोलो डीए में सब टॉपिक है। क्या है ये? सब टॉपिक है। तो मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक का नाम है मेमोरी अलोकेशन। क्या नाम है? मेमोरी अलोकेशन का मतलब है मेमोरी लेना। क्या मतलब है इसका? मेमोरी लेना। लेना का मतलब क्या होता है? मेमोरी ऑक्यूपाई करना। साथ साथ बोलो, मेमोरी को लेना, ऑक्यूपाई करना, सीट पर रुमाल रखना। तो कभी बस में गए हो, सीट पर रुमाल रखा है? सीट पर रुमाल रख देते कुछ लोग। किस किसने देखा ये? अभी भी होता है कि नहीं होता है? क्या मतलब उसका? सीट रोक ले, ऑक्यूपाई हो गई, रिजर्व हो गई, रिजर्व हो गई। वैसे मेमोरी को रिजर्व कर लिया है ना? बस अपन को मेमोरी लेनी है, मेमोरी को ऑक्यूपाई करना है। लेकिन इसमें खेल क्या है? लल्ला, ओ लल्ला। तो मेमोरी को लेते कैसे हम लोग, ऑक्यूपाई कैसे करते हैं? अपना रुमाल रखना मेमोरी पे, ताकि वो मेमोरी कोई और ना ले, हमारी हो जाए। ठीक है? तो उसके लिए देखो, बोलो मेमोरी अलोकेशन के दो तरीके हैं, SMA, DMA। ठीक है, मैं आपको दोनों ही समझा देता हूं। इसका नाम है स्टैटिक। क्या नाम है? मेमोरी अलोकेशन। और इसका नाम तो अभी भी आपने हेडिंग में लिखा होगा, डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। चलिए दोनों में फर्क बताता हूं। दोनों में ही मेमोरी खानी होती है, ये भी मेमोरी खाएगा, ये भी खाएगा। पर मुझे बताइए, आप लोग कितने लोग हैं जो घर से ये सोच कर निकलते हैं कि आज मुझे पानी पता से खाने हैं, फिर वो घर से निकलते हैं, चलो आज पानी पता से खाने जा रहे हैं। एक तो ये तरीका है, चलो ठीक है। एक तरीका वो है कि हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा पानी पता से खाने, हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, अचानक दिख गया और मन बन गया, खा लिया। तो कितने तरीके हो गए? तो पहले तरीके में कौन कौन है? जो खुद चला कर निकलते घर से, बड़े तैयार में होकर आज तो पानी पता से, एक है, दो है। और बाकी सब लोग जो खाते हैं वो लोग बताइए, घर से सोच के निकलते हो या फिर हाथ तो डिसाइड हो जाता है खा लेना है? ठीक है, तो है? नहीं, दोनों में से ज्यादातर कौन सा होता है? जैसे कि शादीशुदा लोगों में तो फिक्स होता है, पहले ही तय होता है कि क्या खाना है, पहले वो बोल दो, फिर बाद में चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये एक काम यहां होता है। ये बोलो SMA में पहले ही तय है कि खाना क्या है ना? ये पहले ही तय कर लेता है खाना क्या है, और फिर इसके बाद में वो आगे बढ़ता है। वहां पर आगे बढ़ जाएगा वो, जैसे जैसे उसका मन होगा खाता रहेगा, नहीं हो तो नहीं खाएगा। वो है डायनामिक। क्या है वो? दो तरीके हैं, चाहे पानी पता से खाओ चाहे मेमोरी खाओ, दोनों को खाने का एक ही तरीका है। हाँ है ना? आप में भी ऐसे दो लोग बैठे हैं, एक तो लोग वो हैं जो 3-4 एग्जाम देंगे, किसी एक में भिड़ जाएगा, बढ़िया है। और कुछ लोग ऐसे जो कहते नहीं साहब मैं तो अनुदेश की दूंगा, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, कुंडली में भी ये लिखा हुआ है, मैं सिर्फ यही दूंगा, इसके अलावा अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा सिर्फ संत महाराज बन जाऊंगा, लेकिन और कुछ नहीं दूंगा। वो है स्टैटिक। क्या है वो स्थिर रहते हैं, वो अपने आइडिया पर अटल रहते हैं। और जो बदल जाए, हालात देखते हुए बदल जाए, वो सब क्या है? सब क्या है? डायनामिक। हाँ, तो इसमें ना तो वक्त बदलता है, ना जज्बात बदलता है, ना हालात बदलते हैं। इसमें सब कुछ बदल जाता है, और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। फ्लेक्सिबिलिटी किस में मिलेगी? डायनामिक में मिलती है, ज्यादा अच्छा है। तो अगर देखा जाए, अब आते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर। सब क्वेश्चन क्या बनेगा? तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। बोलो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हमेशा कंपाइलर करेगा, कंपाइल टाइम होगा। मतलब
कंपाइलर तय करेगा कि उसको कितनी मेमोरी चाहिए, और कंपाइलर ने बोला कि 2 मेमोरी चाहिए, तो जब प्रोग्राम रन होगा तो उस समय कितनी मेमोरी खाई जाएगी? 2। ना तो जब प्रोग्राम चल रहा होगा ना तो वो कम कर सकता है ना वो ज्यादा कर सकता है, क्योंकि किसने बोला है? कंपाइलर ने। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि जाइए मेरे लिए 5 रुपए वाला रेड कलर का पेन लाइए फलाना दुकान से, मैंने आपको ये बोला है, ठीक है ना? अब जो आपके हाथ में फिक्स है कि किस दुकान पर जाना है, कौन सा पेन लाना है और कितने का लाना है। अब आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, डिसीजन तो आपको ही लेना है, नहीं डिसीजन नहीं, आप काम तो आपको ही करना है पर डिसीजन मेरा है। एक मैंने आपको कहा कि यार लाल कलर का पेन ले आओ, अब वो कहां से लाओगे, कितने का लाओगे, अब ये डिसीजन किसका हो गया? आपका। तो दोनों ही केस में लाने वाला कौन है? आप ही हो। डिसीजन का फर्क रहता है, वैसे किसका फर्क रहता है? तो बोलो, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइल डिसाइड करता है, कंपाइलर डिसाइड करता है कि कितनी मेमोरी चाहिए होगी, ठीक है ना? बोलो, डीएमए में रन टाइम पर डिसाइड होगा, कंपाइलर डिसाइड नहीं करेगा। तो कौन डिसाइड करेगा? ओएस। कौन डिसाइड करेगा? तो यहां डिसीजन किसके होते हैं? बोलो, यहां पर डिसीजन कौन लेगा? ओएस। और ये रन टाइम पर होता है, और रन टाइम पर कौन डिसीजन लेता है? तो डिसीजन मेकर होता है ओएस, ये डिसीजन मेकर है। नहीं, यहां पर कंपाइलर, और वहां कौन होता है? लेकिन मेमोरी खाने का अधिकार केवल ओएस को ही है। सिर्फ मैंने लिखा डिसीजन मेकर, डिसीजन कौन लेगा? तो मुझे बताइए, मैं आपको पहले बोल रहा हूं फलाना दुकान, फलाना पेन, फलाना कलर, जाना किसको है? मुझे या आपको? और अगर मैं आपको ही डाल दिया है कि आप ही एक पेन लेके आ जाओ, फलाना कलर, फलाना दुकान से, फलाना पैसे का, तो लाना तो आपको ही है। दोनों केस में ओएस ही काम कर रहा है, काम ओएस करता है, क्योंकि हार्डवेयर को चलाने का अधिकार किसका है? ओएस का है। लेकिन जब मैंने यहां पर डिसीजन ले लिया तो ओएस डिसीजन नहीं लेगा, ओएस आपके लिए मेमोरी ले लेगा जितनी बोलोगे। लेकिन जब कंपाइलर आपका डिसीजन छोड़ देता है तो सारा डिसीजन लेने की शक्ति किसके पास आ जाती है? ओएस के पास। अब फायदा क्या है? बोलो, कंपाइलर या कंपाइलर ने, बोलो कंपाइलर ने ऐसे में किया, और जो मेमोरी एलोकेट करेगा ना, डिसीजन लेगा ना, वो डिसीजन ओएस कभी नहीं बदलेगा। देखो कैसे, मैंने लिखा इंटीजर ए, बताइए ए कितनी साइज खाएगा? जब प्रोग्राम चलेगा तो कितनी बाइट खाएगा? लेकिन ये पहले ही तय हो चुका है कि ए कितनी बाइट का होगा? 2 बाइट का। ये एसएमए का एग्जाम्पल है। आज तक आप लोग एसएमए करते आए, आपने पहले ही कंपाइलर को लिख दिया है, कंपाइलर ने पहले तय कर लिया कि ए कितनी बाइट का बनवाना है? 2। और जब ये प्रोग्राम रन होगा तब 2 बाइट एलोकेट होगी। फिर उस 2 बाइट को कभी भी आप लोग 3 नहीं कर सकते और 2 का 1 भी नहीं कर सकते। जो कंपाइलर ने बोला है वही चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए बोलो, एसएमए में मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी की क्षमता रन टाइम पर नहीं बदलती है, पहले से ही फिक्स हो गया है, रन टाइम पर बदला नहीं जा सकता। एक और एग्जांपल बताइए, ये कितने का एरे बना दोस्त? कितने एलिमेंट है? एलिमेंट कितने हैं? 5। एक एलिमेंट 2 बाइट खा रहा है तो 5 एलिमेंट। तो अगर मैंने 5 एलिमेंट बना दिए, मैंने ये लिख दिया, कंपाइलर हूं मैं, जब रन होगा तो ये 5 के 5 रहेंगे, ना 5 के 6 कर पाओगे ना 5 के 4 कर पाओगे। फिक्स है ये, आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए इसको कहते हैं स्टैटिक, स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? बोलो, मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पर नहीं बदलेगा। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, बोलो, मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पर फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिर रहता है। बोलो, यहां पर मेमोरी एलोकेशन
रन टाइम पर फिक्स नहीं होता, चेंज होता है, डायनामिक होता है। मतलब आप लोग चेंज कर सकते हो या डायनेमिक कर सकते हो, ये है फर्क। तो मुझे बताइए मैं किसका एग्जांपल दे रहा हूं। आज पानीपता से खाने जाएंगे, 4 खाएंगे, इससे ज्यादा एक जना 4 खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा, ना 3 ना 5, सिर्फ 4। हम लोग चले गए, शाम को भूख कितनी है उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि क्या खाना है, पानीपता से खाना है कि नहीं खाना है, और खाने हैं तो कितने खाने हैं। ये बताइए किसका एग्जांपल है, डायनामिक का। क्या आपको चीज समझ में आई। तो डायनामिक में अगर आपने बोला कि सर मैं 4 खाऊंगा, फिर आपने बोला कि सर नहीं 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 मैं 6 खाऊंगा, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कंपेल टाइम पर बोल दिया, पहले फिक्स करके निकलो घर से कि मैं 4 ही खाऊंगा, तो फिर वहां जाकर 6 मत बोलना, बोलोगे तो फिर लड़ाइयां हो जाएगी, क्योंकि पैसे उतने ही लेके जा रहे हैं अपन। क्या मेरी बात समझ में आ गई। जो आप लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग काम कर रहे हो ना, सब कुछ वो ही है उप्स में। उप्स कुछ नहीं करता है, सारा काम सी अच्छे से कर रहा था। उप्स सी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करता है। उप्स के लॉजिक ऐसे होते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जनरली कहा जाता है, साथ साथ बोलो, दुनिया में हर प्रॉब्लम उप्स लॉजिक से सॉल्व हो सकती है। यह आज भी माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। अब कुछ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसे काम करना है, उप्स सोचिए बन जाएगा। अब उप्स सोचना कैसे है, प्रॉब्लम को देखकर उप्स कैसे सोचता है, ये सिखाया जाता है कोडिंग के दौरान। पर आपको कोडिंग सिखाई नहीं जा रही, आपको सिर्फ लॉजिक बता रहे हैं और कोड चलाना सिखा रहे हैं। ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों में, इनके एक एक एग्जांपल दे देता हूं। क्या आपको ये दोनों एग्जांपल किसके लग रहे हैं, बताइए। एक की साइज चलते समय क्या कम ज्यादा हो सकती है, क्या एरे की साइज कम ज्यादा कर सकते हो। बोलो, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए एम अलॉक, सी अलॉक, री अलॉक, फ्री, ये मेथड होते हैं। और ये सारे मेथड किस में है, सी और सी प्लस प्लस। किस में है, यहां पर 2 और है, बोलो, न्यू, डिलीट, ये केवल किस में है, सी प्लस प्लस में। तो बताइए सी में टोटल कितने आइटम है, 4, सी प्लस प्लस में 6। जो सी में है वो सब सी प्लस प्लस में आ गया, पर ये थोड़े से मुश्किल होते हैं। क्या होते हैं, इसलिए सी प्लस प्लस ने सोचा कि कुछ नया बना लेते हैं, थोड़ा आसान है। पर ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस में मैं इसका यूज नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। पर ये सी में भी काम आते हैं, सी प्लस प्लस में भी काम आते हैं, लेकिन ये प्योर सी प्लस प्लस में काम आएंगे। सी में न्यू और डिलीट नाम का कोई कीवर्ड है ही नहीं। लिख लो। अब बस इनको समझाना ही बाकी है, और आसान है इनको समझाना। अच्छा पीछे, क्या ये लिख लिया आपने टॉपिक, ये लिख लो आप। दोस्त मैं आपको सिर्फ लाइन टू लाइन लिखा रहा हूं जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझसे इस समय उम्मीद मत करिएगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से या डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसीलिए यहां पर लिखी गई हर लाइन आपके लिए मायने रखती है। नहीं समझ में आए दोबारा पूछिए। मैं कोई भी ऐसी लाइन जो मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाती, वो मैं छोड़ दे रहा हूं। इसीलिए जब आप लोग लिख रहे हो तो सोच समझ के लिखिएगा बहुत अच्छे से, कि हर लाइन आपको क्लियर हो। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पूछिए। सिंगलटन क्लास जावा में होती है अमित, और सिंगलटन क्लास ऐसी क्लास जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। न्यूमेरिकल तो नहीं बनता यशवंत, पर इस पर वो बनता है, क्या कहते हैं अपन, प्रैक्टिकल बनता है, कोड बनेगा। कोड में लिखवा दूंगा सारा। नहीं नहीं है, सी प्लस में लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं सिंगलटन का।
सी प्लस प्लस में। क्या चीज? नहीं नहीं, चेंज होना या नहीं होना ये सिर्फ रन टाइम पर ही पॉसिबल होता है। तो मैंने ये लिखा कि रन होते समय स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कभी चेंज नहीं होता, वो स्थिर रहता है, स्टैटिक रहता है। और ये रन टाइम पर बदलता है, वो रन टाइम पर नहीं बदलता। बदलने का श्रेय हमेशा रन टाइम पर ही होता है। तो वो कभी नहीं बदलता, ये बदलता है, पर आएगा रन टाइम दोनों में। हाँ, डिसीजन वहां कंपाइल टाइम पर फाइनल हो जाता है, यहां पर रन टाइम पर फाइनल होगा। किसी को कुछ पूछना है? क्या मैं क्वेश्चन पूछूं? कंपाइलर द्वारा किया गया अलोकेशन रन टाइम पर बदला जाता है या नहीं जाता? पक्का समझ गए? इंटीजर A5 का एक एरे बनाना है, ये कौन सा अलोकेशन का तरीका है? स्टैटिक। डायनामिक के लिए सी प्लस प्लस के अंदर दो चीज है, न्यू और डिलीट। साथ ही साथ में सी के चारों ऑप्शन भी है, मैलॉक, कैलॉक, फ्री और रीअलॉक। पहली बात तो ये मैलॉक नहीं होता, ये एम अलॉक होता है, मेमोरी अलोकेशन एम अलॉक, सी अलॉक। ठीक है ना? जैसे आप लोग बोलते हैं ना स्टूडियो, स्टूडियो नहीं होता, वो एसटीडी आईओ होता है। कौन आईओ होता है? एम अलॉक होता है, सी अलॉक होता है। हटा लू? तो बोलो, ये रन टाइम पर कभी नहीं बदलता और ये रन टाइम पर बदलता है। इनके लिख लो। स्टैटिक के लिए कुछ नहीं करना, जो आज तक पढ़ते हुए आए वो स्टैटिक के लिए ठीक था। लेकिन डायनामिक के लिए हमें कुछ नई चीजें पढ़नी पड़ेगी, और वो नई चीजें जो है, मैलॉक कैलॉक पढ़ोगे तो थोड़ा सा भारी लगेगा, न्यू पढ़ोगे तो बच्चों का खेल लगेगा। इसीलिए न्यू डिलीट बनाए गए हैं। सी अलॉक वही कैलॉक, कैलॉक को सी अलॉक कहते हैं। ये जो सामने लिखा ना सी अलॉक, यही कैलॉक कैलॉक है, इसी को सी अलॉक कह रहा हूं मैं। ये सबके सब फंक्शन है। दीज आर फंक्शन, दीज आर कीवर्ड। वो फंक्शन, ये कीवर्ड है। तो बताइए मैं आपको क्या पढ़ाऊं? इंटीजर ए पढ़ाऊं या ये एम अलॉक सी अलॉक? ये इंट ए तो बताना सबको। ए कितनी बाइट खाएगा? 2। आज कितनी खाएगा? 2। कल कितनी खाएगा? 2। चलते समय 2। नहीं चल रहा है तो भी 2। कुल मिलाकर फिक्स है 2। ये हर बार बदलेगा। ठीक है ना? ये शकल देखकर तिलक निकालेगा। हटा लू? चलिए शुरुआत करते हैं एम अलॉक से। किससे करते हैं? ये, हाँ ये ठीक था। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ओ करो आ करो, इससे मुझे कुछ नहीं करना है, जो इच्छा वो करो आप। चले,
ये लिखे एम अलॉक, क्या लिखे? बोलो, यह एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो 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 डैश हेडर फाइल में लिखा है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये लिखा कहाँ है। ठीक है ना, लिखा कहाँ है, कोई बताना चाहेगा? ये जैसे प्रिंट फंक्शन किस फाइल में होता है? stdio.h। और वो झाड़ू clr कौन io.h, वैसे ये भी तो फंक्शन है बनाना है, ये भी तो हेडर फाइल में है। चलिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib, गुड। चलो दिखाते हैं आपको। क्या नाम था उसका? एम अलॉक। क्या दिखा आपको? चलो साथ साथ बोलो, एम अलॉक दो हेडर फाइल में है, alloc.h, stdlib.h, stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पहले मुझे बताओ, हम कौन सी यूज करें, alloc या stdlib? वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड समझते हैं? बोलो, ये वाली फाइल नॉन स्टैंडर्ड है, सिर्फ टर्बो पर है, नए पर नहीं है। जैसे कौन io.h, ये सिर्फ टर्बो पर चलती, नए पर अगर कोई भी हेडर फाइल के आगे std लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो स्टैंडर्ड होती है, वो हर कंपाइलर पर चलती है। कहां चलती है? हर कंपाइलर पर चलती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे, हमें नए और पुराने दोनों के हिसाब से आंसर देना होता है, तो यहां मैं क्या लिखूं, एलॉक लिखूं या स्टैंडर्ड लिब लिखूं? स्टैंडर्ड लिब। बोलो, stdlib.h। ये पहला क्वेश्चन आपका, लिख लिया? लिख लो। क्या पहला क्वेश्चन लिख लिया? अब दूसरा क्वेश्चन लिखाता हूं, जो श्री 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 1008 है। ये क्वेश्चन आएगा। ये मैं सी में मैंने छोड़ दिया था टॉपिक, पता ना आपको? सी में मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे सीपीपी में वापस करवाना था मुझे, और मैं सी में करवा सकता था, लेकिन जब मैं आज वापस करवाता सीपीपी में तो आपको पूरा याद करवाना पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे न्यू डिलीट कैसे समझाता बिना याद करवाए। इसलिए मैं इसको एक बार ही पढ़ाता हूँ सीपीपी में। ठीक है ना? तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब पढ़ रहे हो, पर पढ़ो जो भी, ताकि लिंक होता रहे और समझ में आता रहे। उससे पहले मैं आपको कुछ यहां पर लिखूं, मुझे ये बताइए, इंट ए लिखने पर, इंट, मुझे सिर्फ बताइए तीन चीज बता दीजिए बस। वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, साइज क्या रहेगी, टाइप क्या रहेगा, बस ये बर्बाद दो। क्या लिखूं नाम? मुझे वो दिख नहीं रहा है, आप बताओ। नाम ए रहेगा, साइज 2 बाइट, टाइप इंटीजर, मतलब ये इंटीजर वैल्यू के लिए है, हाँ या ना? बोलो, मेमोरी के लिए तीन चीज चाहिए, नाम, साइज, टाइप। ठीक है ना? यहां आते हैं। अब मैं बताता हूं इसको लिखते कैसे हैं। यहां पर भी हमें तीनों चीज लिखनी है, सिंटैक्स। बोलो, एम अलॉक में क्या लिखा जाता है, साइज। चलो साइज तो आप बता दोगे, अब बताओ क्या क्या बाकी रहा है।
नेम रहा है और टाइप। जैसे कि मैंने साइज दे दी यहां पर 8, क्या दे दी साइज, तो कितनी बाइट खा चुका हूं मैं, 8। अब ये 8 बाइट का टाइप क्या रहेगा, क्यों, 2 फ्लोट नहीं बन सकते क्या, 8 बाइट खाई मैंने, कितनी बाइट खाई है, अब 8 बाइट का मैं एक डबल बनाऊं, 2 फ्लोट बनाऊं, 4 इंटीजर बनाऊं, या 8 करेक्टर बनाऊं, वो मेरे हाथ में है। तो टाइप हमें बताना पड़ेगा कि 8 बाइट का करना क्या है। चलिए मैंने लिखा 4, क्या लिखा दोस्त, तो मुझे कितनी बाइट मिल गई, 4। अब 4 बाइट का मैं क्या क्या बना सकता हूं बताइए मुझे, एक फ्लोट बना लूं, 2 इंटीजर, 4 करेक्ट। तो टाइप के बिना ये चलेगा नहीं। तो बोलो यहां पर साइज लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं टाइप, क्या लिखते हैं, मैं किसका टाइप बता रहा हूं, वैल्यू का टाइप बता रहा हूं या मेमोरी का टाइप बता रहा हूं, मुझे यहां टाइप कास्टिंग करनी है, क्या करनी है, टाइप कास्टिंग। चलो टाइप कास्टिंग भी याद करवाता हूं मैं आपको। ये कितना लिखा हुआ है दोस्त, 2.5 लिखा हुआ ना फ्लोट का, मुझे इसका इंटीजर बनाना है, क्या बनाना है, तो हमें क्या करनी होती है, टाइप कास्टिंग। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर लिखने के बाद इसका मान कितना जाएगा, 2। तो बोल लो इंटीजर फ्लोट को 2 बना देता है, ये वैल्यू है इसलिए इंट है, ये एड्रेस देगा, मैलोक क्या देता है, जो 4 बाइट खाई ना उसने, ये 4 बाइट खाई, तो वो चारों का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो लौटा देगा। अब आपको उस एड्रेस को टाइप कास्ट करना है, तो बताइए यहां टाइप कास्टिंग में ऐसे लिखूं या स्टार के साथ लिखूं या बिना स्टार के लिखूं, स्टार के साथ। ये बताता है एड्रेस की टाइप कास्टिंग किसकी, अगर ये हटा दोगे तो यहां वैल्यू होनी चाहिए और वैल्यू कभी आती नहीं है, क्या मेरी बात समझ गए, तो साथ साथ बोलिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों, ये सिंटेक्स वाले सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बोल लो एम अलॉग मेमोरी लेने के बाद, लेने के बाद उसका स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है। चलिए मैं यहां पर लिखता भी देता हूं, बोलो एम अलॉग 4, तो ये इसने कितनी बाइट खाई होगी, 4 बाइट, 1 2 3 4, इसका एड्रेस 100 101 102 103, 4 बाइट खाली। बोलो एम अलॉग काम करने के बाद में क्या लौटाता है, स्टार्टिंग एड्रेस। तो मुझे बताओ टाइप कास्टिंग किसकी करनी है, एड्रेस की करनी है या वैल्यू की, बोलो वैल्यू की टाइप कास्टिंग के लिए खाली टाइप लिखते हैं, और जबकि यहां पर टाइप कास्टिंग के लिए क्या लिखेंगे, स्टार, क्या लिखेंगे, स्टार। मुझे बताइए कोई भी चीज बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, साइज, टाइप और नाम। बताइए अभी तक आपने कितनी चीज बना चुके हो, साइज बता दिया, टाइप बता दिया, अब क्या बाकी है, नाम बाकी है। और नाम देने की क्षमता केवल किस में है, कौन है जो नाम देता है, कौन है जो पंडित है, नाम देने की क्षमता, अलाइज करने की क्षमता फोर लूप में है, एरे में है, पॉइंटर में है, कीवर्ड में है, किसमें नाम देने की क्षमता, पॉइंटर। तो यहां क्या आता है, पॉइंटर। अरे पॉइंटर नाम देता है, 10 बार लिखवाया आपको मैंने, पॉइंटर नाम देता है, पॉइंटर का मतलब पंडित है और पंडित नाम देते हैं। क्या हो गया, मुझसे भी पूछ लो, मुझे भी आती थोड़ी बहुत सीसीपीपी। क्या, एड्रेस स्टोर करता है तभी तो उसको नाम देता है। पॉइंटर जिसका एड्रेस स्टोर करेगा, करके क्या करता है, एड्रेस स्टोर करके नाम ही तो देता है। मैं लिखवाया है, पॉइंटर एक टेक्निक है जो अलाइजिंग करता है। जैसे कि अब ये मत बोलना कि भूल गए, बोलो इंटीजर स्टार पी लिखने पर 2 चीज बनती है, पी स्टार पी। तो बताइए दोनों में से पॉइंटर कौन है, पॉइंटर कौन है,
ऊपर वाला पॉइंटर है, भूल भुला गए सारा। नीचे वाला क्या है? नाम, अलाइज है। ये ना मुझे डुबा के मानोगे आप, भूल गए पॉइंटर को। पॉइंटर हमेशा कभी बनाया नहीं जाता, पॉइंटर तो पहले से साइज फिक्स होती है 2 बाइट। देखो, पॉइंटर, एरे, कंट्रोल स्टेटमेंट, 3 ये हो गए, और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एक कंडीशनल। ये 5 टॉपिक है सी के। ये पांचों कर लेना, यहां से 5 में से करेंगे तो 3 में से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। और हाँ, 3 क्वेश्चन आएंगे सी के, 5 टॉपिक बता दिए, तो 5 टॉपिक करोगे तो 3 क्वेश्चन में से 2 तो हो ही जाएंगे, 80% तो हो ही जाएंगे 5 टॉपिक से। पॉइंटर, एरे, कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब लूप पर आएगा, इफ पर आएगा। 3 हो गए, पॉइंटर, एरे, कंट्रोल स्टेटमेंट। और एक आप लोग लिख लो अपना ऑपरेटर। क्या लिख लो? ऑपरेटर, अपना ऑपरेटर लिख लो, जो आपको पसंद हो वो वाला, जिसमें आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो वही आएगा, ये मान के चलो। ठीक है ना? तो बहुत सारे ऑपरेटर हैं, सब कौन सा पढ़ूं जिसमें आपको तकलीफ आ रही है? ये 4 कर लेना बस। 5 करने में एक ही लिखवा दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंडीशन, उसी में तो है ना। 5 नहीं, वो 4 ही टॉपिक है। चलो, क्या आपको इसका लिखने का तरीका समझ में आ गया? चलो एक बार करो, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। ये इसका सिंटेक्स ध्यान रखना, सिंटेक्स पर क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया कि मैलॉक क्या लौटाता है, बोलना स्टार्टिंग एड्रेस। और अगर जगह नहीं ले पाया, मैलॉक को जगह नहीं मिल रही, तो ये लौटाएगा नल। क्या लौटा देगा? नल। नोट्स की पीडीएफ नहीं मिल रही है दोस्त, मिल जाएगी मेरे हिसाब से, मुझे इसका आइडिया नहीं है सौरभ, मिल जानी चाहिए, मैं फिर बोल दूंगा ऊपर सर को। ठीक है, चलो सबने लिख तो लिया ना वो लाइन? नहीं लिखी, ले ली, लिखो। अभी तो सिर्फ 2 लाइन लिखी है। पहली लाइन है कि साहब ये बना बनाया फंक्शन है, तो हेडर फाइल कौन सी है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। नंबर 2, अगर ये फंक्शन है तो उसको लिखूं कैसे? ऐसे लिखो। 3 चीज बतानी पड़ेगी, साइज, टाइप और नाम। साइज आपको बता दोगे आराम से, टाइप आपको सोच के बताना मुझे, नाम आप लोग बता देना क्या रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एम अलॉक क्या लौटाता है? स्टार्टिंग एड्रेस। पॉइंटर याद करवाऊं? ये याद है थोड़ा बहुत? नहीं है तो दोबारा ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ याद करवा दूंगा, ठीक है ना? बहुत दिन हो गए सी पढ़े हुए, तो भूलना वाजिब है दोस्त, इसमें कोई दुविधा नहीं है मुझे। स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है, चाहे उतर गई ना, स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है। ये टाइम भूतों का है, नींद आती है इस टाइम में तो। फिर भी मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, चल रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं आ रही, पर मैं आपकी हालत देख रहा हूँ। आप ना तो बोल पा रहे हो ना चलते हो, और ज्यादा आएगी। चलिए, इसका मैं करवाऊं एक एग्जाम्पल। ठीक है, आप मेरी हेल्प करना, ठीक है? आप लोग ही डिसाइड करना क्या करना है। बताओ कितनी बाइट मांगनी है? बताओ लल्ला, कितनी बाइट मांगो? 4। कितनी मांग लेता हूं? तो सीधा लिख दो 4। ऐसा लिखोगे तो कितनी बाइट मिलेगी? 4। स्टार्टिंग एड्रेस 100, 101, 102, 103। ये स्टार्टिंग एड्रेस लौटाया जा रहा है, ठीक है? आगे बताओ। अब इस 4 बाइट का क्या बनाना चाहते हो? एक फ्लोट या 2 इंटीजर या 4 कैरेक्टर? 2 इंटीजर। पहले एक फ्लोट बना के दिखा दूं? 2 इंटीजर बनाओगे तो एरे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संभाल लोगे क्या? पहले एक इंटीजर संभाल लो, पहले एक संभाल लो, फिर आप एरे संभाल लेना।
ठीक है ना? इतनी जल्दी ऊपर जाओगे तो बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। तो बताइए मैं इसको क्या बनाना चाहता हूं? फ्लोट। बोलो ऐसा करने पर ये चारों का क्या बन जाएगा? एक फ्लोट। ठीक है, एक फ्लोट बन गया। नाम क्या देना है? नाम क्या रखूं इसका? नाम क्या चाहते हो? ए बी हाय हेलो काय काय पू पू कुछ तो बोलो। हाँ, ए। अब मुझे पॉइंटर बनाना है तो बताइए आगे क्या लिखो? स्टार। पॉइंटर चाहिए ना मुझे। आगे बताओ इंट लिखूं या फ्लोट लिखो? अरे ये मेमोरी कैसी है? अरे सुनो, पहले मुझे बताओ, ये दो पॉइंटर है, पॉइंटर पी और पॉइंटर क्यू। ध्यान से सुनना दोस्त, पहले इसको बाद में देखते हैं, मारो गोली इसको, पहले यहां तो वेरिएबल है, वेरिएबल है फ्लोट एक्स और एक है इंटीजर वाई। बताओ ये किसका एड्रेस पकड़ेगा, एक्स का या वाई का? किसका पकड़ेगा पकड़ेगा एड्रेस? तो जिस तरह की मेमोरी उस तरह का पॉइंटर। बोलो जिस तरह की मेमोरी उस तरह का पॉइंटर। वापस बोलो, जिस तरह की मेमोरी उस तरह का पॉइंटर। बोलो ऐसा लिखने पर गलत हो जाएगा, ऐसा लिखने पर परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा लिखने पर दो चीज बनेगी, दोनों में से एक में तो पॉइंटर है, एक में नाम है, तो ये क्या है? पॉइंटर। बताइए पॉइंटर कितना बड़ा है? पॉइंटर हमेशा कितने का होता है? 2 बाइट। नया नाम ये कितना बड़ा है? 4 बाइट। तो बोलो 4 बाइट को क्या नाम दिया जाएगा? ये हो गया नाम, ये हो गई मेमोरी एलोकेशन। अब जो चाहे उसके साथ करो, नाम आपको पता है। अगर आपने इंट लिख लिया होता तो नया नाम कितने का बनता? 2 का। तो केवल इस 2 का नाम रख पाते हैं, 2 लटक जाता, और लटक जाता तो फिर आपके पास में दिक्कत आना शुरू हो जाती। सी तो नहीं देता है पर सीपीपी देता है। तो इस तरह से मैंने 4 बाइट को नाम दिया। करेक्ट, ये 4 बाइट बनाई, टाइप सेट कर लिया और टाइप सेट करके नाम पकड़ा दिया। अब आप इसमें चाहे तो कोई रख कर देख लो, चाहे तो प्रिंट करके देख लो। मैं करके दिखाता हूं, आपको 2 मिनट लगेंगे, मेरी हेल्प करना, ठीक है? इंटीजर बनाने के लिए फ्लोट बनाना मैंने लिख दिया बोर्ड पर, यहां इंटीजर के लिए हाथ पैर मान लेते हैं। कट गए हो और यो, क्योंकि ये सी सीपीपी का कंसेप्ट है तो इसके लिए क्लास होना जरूरी नहीं है लल्ला। मुझे एक हेडर फाइल जोड़नी पड़ेगी। पहले मुझे बताओ किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। क्या सही लिखा मैंने? दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। एक इंटीजर बनाना है लल्ला। क्या बनाना है? एक इंटीजर बनाना है। तो मैं ले रहा हूं एम अलॉक। क्या लेता हूं? बताओ इंटीजर के लिए साइज क्या लूं? इंटीजर कितने का बनता है? 2 बाइट। टाइप क्या रखूं इसका? 2 कैरेक्टर बनाऊं या एक इंटीजर बनाऊं? एक इंटीजर बना लेते हैं। तो बताओ यहां पर लिखूं क्या? आप बोलो ना फटाफट। क्या लिखूं? इंट स्टार। ये बन गया आपका एक इंटीजर। नाम पकड़ाना है तो नाम में रख, तो मैं तय करता हूं, नाम रहेगा पी। आगे बताओ क्या लिखूं? फ्लोट लिखूं या इंट? इंट। ऐसा करने पर जो मेमोरी बनेगी उसका नाम क्या रहेगा? पी रहेगा या स्टार पी रहेगा? देख के बताओ नाम क्या रहेगा। इस एग्जाम्पल में आपने देख लिया ना, मैं थोड़ा सा नाम चेंज करूं ताकि आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़े। तो बताइए नाम पी रहेगा या स्टार पी? वैल्यू किस में डालनी है? स्टार पी में। कितनी वैल्यू डाल दी? 23.4। अब मैं इसको प्रिंट कर दूं। बोलो सी आउट स्टार पी। तो आउटपुट क्या आएगा भैया? कहां गया? 23। अच्छा, अरे वो, अच्छा आपको टाइप कास्टिंग पसंद नहीं आई क्या? छोड़ो, एकदम से मुंह बना लेते हो जैसे क्या हो गया। बोलो यहां पर आ जाओ।
ये लो आपकी मन की शांति के लिए। अब ठीक है, ये अब ठीक है। तो बताओ, इंटीजर में क्या गया? 23। आउटपुट में क्या आएगा? 23। अब ठीक लग रहा है? हाँ, किसी के एड्रेस डालो। अब मुझे बताओ, क्या ये सही है या गड़बड़ है? क्योंकि पी में आप क्या डाल रहे हो? ये एरर दे रहा है। पी में आप लोग एक इंटीजर डाल रहे हो, जबकि पी तो पॉइंटर है, पॉइंटर है तो एड्रेस जाएगा। तो एक्चुअली में वेरिएबल का नाम पी नहीं है, स्टार पी है। तो स्टार पी लिखोगे तो तब आपको ये दे देगा वैल्यू। पर मैं छाप किसको रहा हूं, पी को या स्टार पी को? तो स्टार पी वैल्यू छापेगा या स्टार्टिंग एड्रेस? ये रहा इसका स्टार्टिंग एड्रेस, देख लो, ये वेरिएबल यहां से बना हुआ है। आपके साथ मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, तो ये लो भैया वैल्यू, ये वैल्यू 23। तो पी मत लिखना, पी लिखोगे तो उसकी लोकेशन आ जाएगी कि वो कहां बना हुआ है। पी में तो एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है। क्या आप कर लोगे ये कर लोगे तो फिर अगला देखें। अब मुझे बताइए, यही फर्क है अगले में और इसमें। एक रुक जाओ, पहले इसका आंसर दे दो। बोलो, 2 बाइट ली, इंटीजर बनाना तय किया, नाम दिया स्टार पी, वैल्यू नहीं डाली, ऐसे ही छाप ली। तो आंसर क्या आएगा, जीरो या गार्बेज? गार्बेज। क्या आएगा? गार्बेज। अरे वो एक बार तेज घुस गया ना, अब वो गार्बेज है, अब तो मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे वैल्यू कहीं है क्या इस पर? अरे ये तो मुंह सुझा लेते हो ये लोग। अरे मेरी गार्बेज वैल्यू नहीं है तो वैल्यू गार्बेज कचरा है, सेम भी आ सकता, कुछ भी आ सकता गार्बेज में। आप लोग शादी करोगे तो बाद में कैसे रहोगे? एकदम से ये मुंह ऐसे उतार ले तो जैसे पता नहीं कुछ पहाड़ ही फेंक दे किसी ने। चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं, फ्लोट बनाया, 4 बाइट ली, फ्लोट बनाया, नाम दे दिया स्टार पे, वैल्यू बताओ। कुछ भी आ सकता है। हाँ, अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूं, मैं इसमें वैल्यू डाल दूं, तो अब बताइए वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी या 3.45? जो मैं रखूंगा वो आएगी। अब तो सबको पता है। बाकी मैं नहीं रखूं तो हमेशा बोलना गार्बेज। ठीक है ना? तो एक लाइन और लिखेंगे, उसके बाद में आप लोग कोड लिखेंगे। ये पूरा लिखना है अपन को, ठीक है ना? ये लिखना है। बोलो, मैलॉक द्वारा ली गई मेमोरी में गार्बेज होता है। तो सब में क्या पड़ा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक गार्बेज वैल्यू। सी अलॉक इसीलिए बनाया गया, सी अलॉक के अंदर कभी गार्बेज नहीं आता, वहां वैल्यू फिक्स हो जाती है 0। तो मैं एम अलॉक और सी अलॉक में एक डिफरेंस तो आपको यही दिखा देता हूं। बोलो, सी अलॉक, एम अलॉक, सी अलॉक में हमेशा वैल्यू ऑटोमेटिक क्या सेट होती है, 0। और एम अनलॉक में हमेशा क्या होता है, गार्बेज। एक फर्क है, इसलिए ये लाइन लिखना जरूरी है, लिख लो। और अब डाउट पूछ लो जो अगर पूछना है तो। आप कुछ पूछ रहे थे दोस्त? कोई बाद में पूछ लेना। हाँ, याद आया तो पूछ लेना। ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है। ये एक एग्जाम्पल है जहां आपको समझाया गया है कि साइज कैसे लेते हैं, टाइप कैसे बताता हूं और नाम कैसे देता हूं। ये 3 काम स्टैटिक टाइम पर बड़े बच्चों वाले होते हैं, पर यहां हमें एक एक चीज बतानी पड़ेगी।
फ्री करूंगा तब तो प्रोग्राम खत्म होने पर हो जाएगी, प्रोग्राम खत्म होने पर तो हो ही जाएगी, प्रोग्राम खत्म होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और चाहो तो फ्री करवा दूं बीच में, तो जब प्रोग्राम खत्म, मेन खत्म तो खत्म। नहीं नहीं नहीं, प्रोग्राम खत्म तो आपका लिंक टूट जाएगा और उसको गार्बेज घोषित कर देंगे, पर वो हटेगा तब रिफ्रेश करोगे, नहीं तो नहीं हटेगा। रिफ्रेश यही तो करता है F5, वो गार्बेज हटाता है, और गार्बेज का बनेगा जब प्रोग्राम खत्म होगा तो वैल्यू हटेगी नहीं, गार्बेज बन जाएगी, उसको हटाया जाता है रिफ्रेश में। क्या सबने लिख लिया? क्या कह रहे हो? वॉइड पॉइंटर की साइज हमेशा इंटीजर के बराबर होती है। अगर नया कंपाइलर में इंटीजर 4 का है तो पॉइंटर भी 4 का। पुराने कंपाइलर में हमारे यहाँ इंटीजर कितने का होता है? 2 का, तो पॉइंटर भी 2 का। लिख लो भाई, कहीं भी लिखना हो तो किसी को। पॉइंटर की साइज हमेशा इंटीजर के बराबर होती है, और इंटीजर की साइज बदलती है तो इसकी भी साइज बदलेगी, ठीक है ना? लिख लो भाई, पॉइंटर की साइज हमेशा इंटीजर के बराबर होती है, हमेशा इंटीजर के बराबर होती है। चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। टर्बो पर इंटीजर 2 बाइट का है तो बताइए पॉइंटर कितने का? नए कंपाइलर पर इंटीजर 4 बाइट का है तो पॉइंटर। कल मैंने एक घर बैठकर एक नया कंपाइलर बनाया जहां इंटीजर की साइज 6 है तो पॉइंटर की साइज भी 6 होगी। कुछ भी बोलूं मैं, जितनी इंटीजर की उतनी ही है। तो इसका मतलब है कि इंटीजर की साइज मशीन टू मशीन बदलती है, हाँ। पॉइंटर की भी बदलती है, हाँ। समझ गए मेरी बात? तो पुराने कंपाइलर पर 2, नए कंपाइलर पर 4 इन पॉइंटर की। क्या यहां तक ठीक है? चलो एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। ये लिख लो एक बार, ये आपने प्रोग्राम तो लिख ही लिया, ये भी लिखना है क्या? बच्चों वाला खेल है। चलो अब ये लिखते हैं। अभी आते हैं लल्ला, ये देखो, ये कर डाला तो लाइव जंगल आला। मैं इसको यहां करवाता हूं बोर्ड पर। अब मैं जो बोलूं वो करना, ठीक है? ये चलिए, अरे इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, एग्जाम होने दो। चलिए मुझे बताइए, एम अलॉक क्या लिखा मैंने, और अंदर लिखा 4, क्या लिखा? तो बताओ कितनी बाइट मिलेगी? 4 बाइट मिलेगी। 1 2 3 4 100। बस इससे मतलब आगे मतलब ही नहीं मुझे। इसके आगे मैंने लिख दिया इंट स्टार। तो बताइए मैंने क्या किया है? मैंने ये इंट स्टार लिखा, तो बताओ क्या हुआ है? यहां पर क्या होगा? कुल मिलाकर यहां पर टाइप आ जाएगा, तो ये मेमोरी कितने टुकड़ों में टूट जाएगी? 2। इंटीजर कितने का होता है टर्बो पर? 2। तो बोलो 2 बाइट का एक डब्बा, 2 बाइट का एक डब्बा। इसका मतलब टोटल कितने वेरिएबल बनेंगे? 2 बनेंगे। तो 4 बाइट से कितने इंटीजर बनाओगे? 2 ही तो बनाओगे। चलो अब मैंने इसको नाम दिया है इंटीजर स्टार पी। क्या नाम दिया है? बोलो। पी ने भाई को पॉइंट किया तो भाई का नाम क्या पड़ गया? स्टार पी, या P0। याद है ना आपको? याद आया? अरे अगर स्टार पी है तो इसको P0 भी तो लिखते हैं। तो बताओ अगले का नाम क्या रखेगा? वो P1। ये बन गया एरे। आपके सामने एरे बना हुआ है, ठीक है? तो एरे बना है तो 2 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? P0 और P1। ये मैंने आपको पूरा एरे में सिखाया था। नहीं याद आ रहा तो साथ साथ बोल लो। पॉइंटर जिसको पॉइंट करता है उसका नाम क्या रखेंगे? अभी भी नाम रखा था स्टार पी। जैसे यहां पर ए था तो हमने नाम क्या रख दिया? स्टार ए। तो इस बार पी है तो नाम क्या रख दिया? स्टार पी। क्योंकि ये पॉइंटर इतना होशियार है, ये जानता है कि पहले टुकड़े को स्टार पी मतलब P0 बोलते हैं इसको हम लोग, तो अगले टुकड़े को यहाँ नाम क्या दे देगा? P1। तो अब हमारे पास एरे बन गया है। क्या बन गया है? चाहो तो एरे बनाकर दिखा देता हूं, वैल्यू डालकर प्रिंट कर लेते हैं एरे को।
तो अभी मेरे पास में 4 बाइट ली, और बताइए 4 बाइट के मैंने कितने इंटीजर बनाए? 2। अगर एरे बन गया है तो बताइए एरे का नाम क्या होगा दोस्त? एरे का पहला वैल्यू P0 का नाम, एक तो P0 होगा नाम, और दूसरा क्या होगा? P1। बोलो P0 में 10 डाला, इसमें कितना डाला? 20। तो मुझे बताइए P0 की वैल्यू कितनी है? ये एरे बन गया। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ये तभी समझ में आएगी जब आप पॉइंटर को अच्छे से जानते हो। बोलो पॉइंटर जिसको पॉइंट करता है, बोलो पॉइंटर जिसको पॉइंट करता है उसको नाम क्या देता है? वो स्टार पी। और क्या नाम देता है? P0। तो ये देखो यहां पर एक ही वेरिएबल है। बोलो इस प्रोग्राम में 2 ही बाइट है, एक ही इंटीजर है, नाम मैंने उसको P*P भी दे सकता हूं और P0 भी दे सकता हूं। तो अभी भी आंसर कितना आएगा? 10। अगर सिंगल है तो भी नाम P0 दे दिया जाता है। आपको पता है ना, ये मैंने लिखवाया था सी में। पॉइंटर जिसको भी पॉइंट करेगा, चाहे वो सिंगल वेरिएबल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सबसे पहले वो शुरुआत नाम देगा P0 और P। ये नाम फिक्स होते हैं उसके, ये नाम फिक्स होते हैं। बदला दो सर। तो यहां पर भी आप लोग ये नाम दे सकते हो, A0। क्या दे सकते हो? अगर किसी को और याद आ रहा है तो बताइए, इसको मैं क्या ले सकता हूं? 0A। तो भैया पॉइंटर बहुत ज्यादा नाम देते हैं। तो बोलो पॉइंटर जिसको पॉइंट करेगा इसे स्टार P, P0, 0P इत्यादि नामों से जाना जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? तो चलिए ये प्रोग्राम लिखिए, आप भी फ्री मैं भी फ्री। इससे पहले मैं कुर्सी तोड़ूं, क्लास खत्म कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास यहां पर 2 वेरिएबल है, P0, P1। जाते जाते सिर्फ आंसर बताइएगा दोस्त। ये लिखा मैंने 0P प्लस P1। आंसर क्या आएगा? P0 की जगह 0P भी तो लिख सकते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मजा है। वो सिंपल नाम नहीं देगा, घुमाएगा। हाँ चाहो तो लो भाई, ये नाम पसंद नहीं आया तो स्टार P लगा लो, अभी भी आंसर 30 ही रहेगा। सारे नाम पॉसिबल आपको याद होने चाहिए। चलो स्टार P लगा लो, लिख लो। एक लिखना भी आपको एरे का, पहले ये लिख लो। हाँ यही मेन है, वो तो इसका डायग्राम है मेन। तो चलिए, तो क्या आज की क्लास यही समाप्त कर लें? क्या जादू टोटका कर रहे हो? छिपकली? अरे मत करो परेशान उसको, सबसे अच्छा जानवर है ये। इसमें जहर नहीं होता, काला कलर होता है पर उसमें जहर नहीं होता। नंबर 2, छिपकली लक्ष्मी का रूप मानते हैं। लक्ष्मी, पैसा। है? मेरे हिसाब से मुझे तो छिपकली इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी बात है, ये मतलब खुद का दुख कभी रोती नहीं है। हम जैसे इंसान है ना, ये हो गया वो हो गया, ये कमी वो कमी, ये कभी नहीं करते। इसके कोई भी चीज कम हो जाती है वापस बना लेती है, खुद ही सही करती है। खुद ही को सही करने की प्रॉपर्टी इसमें बहुत अच्छी है। पता ना आपको, छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है, खुद को हील करने की प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी इंसानों में खत्म हो रही है, हम खुद को सही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हाथ कट गया तो मैं सही, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली स्टेट की बात कर रहा हूं।
कि आप ही हो जो अपना आपको खुश रखते हो, आप ही अपने आप को दुखी रखते हो, और कोई दुखी नहीं रख रहा आपको। अगर आपने कसम खा रखी है कि मैं सुखी रहूंगा तो दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता आपको। और जैसी शक्लें हैं वैसे तो लगता है कि दुनिया में सबसे दुखी आप ही है। चलिए, इसी प्रवचन के बाद आज की क्लास को समाप्त किया जा रहा है। बोलो जपनाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।